जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वेक्टर के लिए मैं स्पेशल 2-3 क्लासें लेके आऊँगा ताकि आपको फिजिक्स समझने में आसानी रहे। तो वो टाइम आ गया है कि एक्चुअली अपन रियल में स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर की ये सीरीज। 2-3 क्लासें होगी इसकी, ठीक है, लेकिन इसको कोई भी मिस ना करे। आप लोग ये ना सोचे कि मतलब यार ये सब्जेक्ट थोड़ा हटके, ये सब्जेक्ट से हटके नहीं है, तो बेसिक चीज़ें है, ये तो फिजिक्स की बेसिक चीजें हैं। अगर ये आपको पता होती है तो बड़ी से बड़ी चीज आप आसानी से सॉल्व करवा दो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी चीज बड़ी या टफ नहीं होती। टफ वो इसलिए होता है कि आपको बेसिक पता नहीं होता, सिंपल सी बात ये है। और मेरा हमेशा फंडा ये रहता है कि मैं हर एक चीज में भले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खुद पढ़ रहा हूं, ठीक है, बेसिक में हमेशा मेरे स्ट्रॉन्ग रखता हूं। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको कहीं पर भी जंप करना है, किसी भी टॉपिक पे जंप करना है, किसी भी टॉपिक को समझना है, कहीं पर भी लैंड करना है ना, तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको वेक्टर में समझाऊंगा, बहुत मजेदार टॉपिक होगा। और आपको अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट जग भी जाएगा, ठीक है। मेरी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ आपको, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर रियल में आप वो वेक्टर है वो पढ़ाओ हमको, तो इसीलिए वेक्टर सीरीज लेके आया। नहीं तो मैं अपने टॉपिक तो चल ही रहा था, 3 क्लास और हो जाती है एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिखाना जरूरी है, तो इसलिए इसको स्किप ना करें, इस क्लास को देखें। और आप देखोगे ना रियल में, आप कहोगे यार ये चीज़ तो हमको 11th में पता ही नहीं थी, ये चीज़ तो हमको 11th में पता ही नहीं थी, रियल में आप यही कहोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो वेक्टर यानी कि सदिश, अब इसके ऊपर लैंड करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और समझाऊंगा। सदिश के ऊपर जाए उससे पहले भी कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में बात जरूर करेंगे। आपको पता है कि मैं किसी भी चीज पर डायरेक्ट लैंड नहीं करता, पीछे की थोड़ी कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद ही मैं लैंड करता हूँ किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि भाई द्रव्यमान बराबर 5 किलोग्राम लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मास इज इक्वल टू 5 kg। अब ये इसका है ना, इसका अगर पोस्टमार्टम करें, लोग क्या है लिखने में बोलते हैं द्रव्यमान बराबर 5 किलोग्राम। अब इसको भी समझने वाली बात है, हर एक चीज समझने वाली होती है। अब इसमें क्या क्या चीज है, यानी कि अब जैसे कि द्रव्यमान है, इंग्लिश में मास बोलते हैं, ये क्या चीज है, तो द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि इसको बोलेंगे भौतिक राशि। क्या बोलोगे, भौतिक राशि। ये 5 क्या है, 5 संख्यात्मक मान है या फिर आंकिक मान है, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और ये किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इंग्लिश में बोलते केजी, तो इसका मात्रक है, ये क्या है, इसकी यूनिट है। बात क्लियर, ठीक है। तो जब भी आप किसी भौतिक राशि को लिखते हो तो कैसे लिखते हो, भौतिक राशि बराबर उसका संख्यात्मक मान और उसके साथ में आता है मात्रा, साथ में आता है मात्रा, ठीक है। देखो अब एक और आगे चीज आएगी, दिशा, डायरेक्शन। जब वो क्या होगा, वेक्टर होगा, तब मैं आपको समझाऊंगा चीजें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना समझ गए कि भौतिक राशि। अब देखो भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि मतलब द्रव्यमान हुआ, लंबाई, समय, ताप, संवेग, बल, कार्य, ये सब क्या है, भौतिक राशि है, ठीक है। भौतिक राशि जैसे ऊर्जा है, ठीक है, भौतिक राशि है, कार्य ऊर्जा सेम ही लगभग, ठीक है। तो ये क्या है, भौतिक राशि है, इनको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, यानी कि मतलब किसी भी परिवर्तन को शो करे, किसी भी चेंज को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, भौतिक राशियां काम कर लेते हैं, समझ गए, ठीक है। हाँ, तो आप जैसे कि कोई तापमान है, टेम्परेचर है, तो किसी का टेम्परेचर कुछ x था, उससे y हो गया, तो x से y में कितना क्या बढ़ा है, तो उसको क्या बोलोगे कि भैया तापमान बढ़ा है, क्या बढ़ा है, तापमान बढ़ा। तो एक्चुअली में वो भौतिक राशियां क्या करती है, किसी भी निकाय या सिस्टम की जो स्टेज है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको शो करती है, ठीक। तो भौतिक राशियों को कैसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि बराबर होता है संख्यात्मक मान, और उनके साथ में आता है मात्रक या यूनिट, मात्रक या यूनिट, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से देखोगे तो ये भौतिक राशि मास है, संख्यात्मक मान 5 है, और उसका मात्रक क्या है, 5 kg, 5, इसको मैंने लिख दिया 5 kg, ठीक है। 5 क्या संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या इसकी यूनिट है, मात्रक, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये kg है, बात क्लियर। अब किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो अगर मेरे को इसको ग्राम में लिखना है तो क्या लिखूंगा, ग्राम में लिखूंगा 5000 ग्राम,
5000 ग्राम। बात सही है भाई। ये लिख दिया 5 किलोग्राम। इस 5 किलोग्राम को मेरे को यदि ग्राम में बदलना है तो मैं क्या लिखूंगा 5000 ग्राम। बात क्लियर। अब यहां से आप एक बात देखो, ये क्या है केजी, किलोग्राम क्या है बड़ी यूनिट है, बड़ा मात्रक है। ये जो ग्राम है वो क्या है छोटा मात्रक है, छोटी यूनिट है। तो ये किलोग्राम से मैंने किसमें बदला ग्राम में। तो इस संख्यात्मक मान पहले 5 था, अब 5000 हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले 5 थी, वो 5000 हो गई। तो यहां से क्या मालूम पड़ा, यहां से तो मालूम ये पड़ा है कि कभी भी इन दोनों का गुणा यानी कि संख्यात्मक मान और मात्रक इनका गुणा हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि होगा क्या कि यदि आप मात्रक बड़ा काम में लोगे तो संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, और यदि आप मात्रक छोटा काम में लोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं लंबाई को शो करना है, लेंथ शो करना है लंबाई को, तो लंबाई को यदि मैं अगर मीटर में शो करूं तो मैंने शो कर दिया 2000 मीटर। ठीक है 2000 मीटर। ठीक है। अब इसी को ये यदि मेरे को किसमें शो करना है किलोमीटर में, तो मैं क्या शो करूंगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब देखो मात्रक छोटा था तब तो उसका संख्यात्मक मान बड़ा था, और जैसे ही मात्रक बड़ा हो गया तो संख्यात्मक मान छोटा हो गया। तो बात क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनका गुणा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर इसको x मानो इसको y मानो, x गुणा y इक्वल टू नियत कांस्टेंट, यानी कि x बराबर क्या होगा 1/y। ये समझ लो। इसका मतलब क्या होगा कि यदि मात्रक आप बड़ा लोगे तो संख्यात्मक मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और यदि आप मात्रक छोटा ले रहे हो तो संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बात क्लियर, ये समझ गए। चलिए अब देखो ये जो भौतिक राशियां होती है उसमें भी कुछ होती है मूल राशियां और बाकी होती है व्युत्पन्न राशियां, यानी कि फंडामेंटल और डेरिवेटिव। फंडामेंटल कितनी होती है 7 होती है, 7 टोटल 7 राशियां जो होती है वो क्या होती है फंडामेंटल। 7 क्वांटिटीज क्या होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल आपको पता है 7 मात्रक होते हैं, वो मात्रक राशियों से संबंधित ही मात्रक होते हैं। ठीक है, तो वो वाले कौन कौन से अब मैं लिखाऊंगा आपको आगे, जैसे कि समय है, लंबाई है, द्रव्यमान है, टेम्परेचर है, विद्युत धारा वो है, ठीक है, मोल है और ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये टोटल होते हैं 7। समझ गए। तो वो तो होते हैं फंडामेंटल, वो होते हैं मूल, और कुछ होते हैं व्युत्पन्न यानी कि डायरेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ये तो सारे क्या है मूल राशियां, मूल है फंडामेंटल। अब संवेग क्या होता है, संवेग होता है बल, सॉरी संवेग होता है m इंटू v, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, और इस वेग को क्या लिखोगे मीटर प्रति सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो देखो ये संवेग है वो 3 मूल राशियों से मिलकर बना है। संवेग क्या है व्युत्पन्न राशि है। संवेग क्या है, ये जो मोमेंटम है, संवेग यानी मोमेंटम क्या है डेराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न राशि किस से मिलकर बनी है, द्रव्यमान से मिलकर बनी है, लेंथ से मिलकर बनी है, लंबाई से मिलकर बनी है, समय टाइम से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये देख लो, तो संवेग हुआ, इसी प्रकार बल हुआ, फोर्स, ठीक है, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, ये टेम्परेचर। तो 7 तो क्या होते हैं मूल राशियां फंडामेंटल होती है, बाकी जो होते हैं वो क्या व्युत्पन्न होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, यानी कि इनसे मिलके बने होते हैं। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा बहुत अपन डिस्कशन इसके बारे में करेंगे कि भाई ये क्या था ग्राम था, ये हो गया किलोग्राम। ठीक है, अब जैसे कि मीटर था तो ये हो गया किलोमीटर km। तो ये k जो आ रहा है किलो, तो चलो किलो शब्द क्या है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन किलो, गीगा, टेरा सारी चीजें इसको भी देख लेंगे ताकि फिजिक्स में अपने काम आएगी आगे। ठीक है, और वैसे भी अपन जब पढ़ेंगे जब चार्ज वगैरह, तो चार्ज में नैनो कूलम, पिको कूलम, ये सारी चीजें आने वाली, तो इसलिए इनको समझना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब समझते हैं ये सिंबल्स को, ये थोड़ा जरूरी है समझना भी क्योंकि ये अपने काम आएगा आगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे हमेशा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन जो अपने काम आते हैं फिजिक्स में, बस इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तो इनको अब देखो डेसी मतलब क्या है, डेसी यानी कि 10 की घात -7, डेसी डी। ठीक है, डी। अभी 10 की घात -2 यानी कि हो गया सेंटी।
ठीक है, 10⁻³ यानी कि मिली, 10⁻6 यानी कि माइक्रो, 10⁻9 यानी कि नैनो और 10⁻12 यानी कि पिको। समझ गए? तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले कि भाई 9 क्या है, 9/100 मीटर है, क्या है, कोई 9/100 मीटर है, ठीक है, कोई संख्या क्या है 9/100 मीटर आपको दिया हुआ है। तो आप उसको कैसे समझोगे? 9/100 यानी कि नीचे क्या है 9/10⁻², पीछे अभी 10⁻², ऊपर जाएगा तो घाता के नीचे क्या हो जाएगा 10⁻², मीटर, 10⁻² मीटर। अब इस 10⁻² को आप क्या लिख सकते हो, सेंटी लिख सकते हो, सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9, 10⁻² में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सेंटी, मीटर का मीटर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 9 cm। समझ गए? तो ये 9 cm हुआ कैसे, ऐसे हो गया, इसीलिए ये होता है 9 cm यानी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप देखते हो कि मिलीमीटर, क्या देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मिलीमीटर की बात करें, ठीक है, तो मिलीमीटर देखो मैंने लिख दिया जैसे कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, इसका मतलब हुआ क्या, 1 मिलीमीटर मतलब 1 का 1, और ये मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ 10⁻³ मीटर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 10⁻³ मीटर की, किसकी बात कर रहा हूं 10⁻³ मीटर की, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि भाई जो एक, यदि मैं बोलूं 1 किलोमीटर तो उसमें होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो 10⁻³ मीटर, 1 × 10⁻³ मीटर, 10⁻³ में यानी कि 1000, तो 1000 मीटर हो गया। बात क्लियर? उसी प्रकार ये 1000 मीटर, अब जैसे मीटर है तो मीटर को बोलते हो आप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। बात क्लियर? 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? ये कहां से आया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कैसे समझ सकते हो, इसको आप 10⁻² वाला मान समझ सकते हो, ऐसे यहां से सेंटीमीटर, ये 10⁻², ठीक है। देखो कैसे, चलो मैं आपको बताऊं, अगर ये 1 मीटर है इसको मैं ऐसे लिखूं 100 सेंटीमीटर, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूं, अगर ये सेंटीमीटर में यहां रख दूं और ये मीटर डिवाइड में जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, तो यानी कि सेंटीमीटर cm = 1/100 यानी 10⁻² मीटर, ठीक है। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो c यानी सेंटी, सेंटी की वैल्यू कितनी होगी 10⁻², 10⁻², देख लो, ठीक है। ये चीजें इनको थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन आप कर लेना थोड़ी बहुत, मतलब आप भी कुछ दिमाग लगाना, अभी अपन सारे इनको यहाँ करने बैठेंगे तो अपना टाइम हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत सब चीज़ों का क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ गए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो उसी प्रकार आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 मीटर बराबर कितना हो गया 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अब ये m क्या है, ये m है मिली वाला 10⁻³ और ये m है मीटर वाला METR मीटर। आप समझ गए, ये दोनों m का मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो ये यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं सेम कैसे बनाऊं, 1 मीटर बराबर 1 मीटर, ये एक्चुअली में 1 मीटर बराबर 1 मीटर ही है, कैसे अब देखोगे तो ये 10⁻³ है 1000, और मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ m
10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 3 घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। 10 की घात 3 माइनस 10 की घात 3 माइनस 3 तो 0, तो 10 की घात 0 ये हो गया। और किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर। बात समझ गए? तो चीजें आप सिद्ध करना सीख गए कि कहां से क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखो, तो इन सब ये चीजें होती है आपके काम आएगी, मतलब ठीक है। ये जैसे माइक्रोमीटर है, अगर मैं बोलूँ कि माइक्रोमीटर, मैंने बोल दिया कि भाई 10 माइक्रोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 इंटू माइक्रो मतलब 10 का माइनस 6 मीटर, ये वैल्यू इतनी है, यानी कि टोटल अगर देखो तो 10 का माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के ऐसे होता है। तो डेसी मतलब होगा 10 का माइनस 1, सेंटीमीटर 10 का माइनस 2, मिली 10 का माइनस 3, माइक्रो 10 का माइनस 6, नैनो 10 का माइनस 9, पिको 10 का माइनस 12। इनके सिंबल याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको जब चार्ज वगैरह दी जाएगी ना, आवेश वगैरह, तो इसमें आएंगे मोस्टली आवेश, आपके मोस्टली माइक्रो में आएंगे, नैनो में आएंगे, पिको में आएंगे, मिली में भी बहुत बार आते हैं, इन चार में। तो ये सिंबल ध्यान रखना, एम मिली, म्यू माइक्रो, एन नैनो, पी यानी कि पिको, ठीक है। तो ये होता है। इसी प्रकार ये जैसे कि किलो है, मेगा, गीगा, ठीक है, टेरा, तो ये सारी चीजें होती है। टेरा यानी 10 की घात 12, बात क्लियर। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि भाई 5000 ग्राम, क्या 5000 क्या होता है ग्राम, ठीक है। तो 5000 ग्राम यानी कि मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू इस 10 की घात 3 को क्या लिखोगे, 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये क्या आ जाएगा, यानी कि किलो वाला, किलो ग्राम, समझ गए। तो ये क्या हो गया 5 किलोग्राम। तो ये 5000 ग्राम से 5 किलोग्राम कैसे हुआ, समझ गए, ठीक है। हाँ, क्यों हुआ, क्योंकि आप 10 की घात 3 को क्या बोलते हो, किलो बोलते हो, 10 की घात 6 को बोलते हो मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को टेरा। उसी प्रकार 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो मिली, ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। और आपकी खोपड़ी में इतनी बात तो रहनी चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। एक जो किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, बात क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फिर भी अगर कंफ्यूज हो भी जाओ तो आपको ये पता है ना, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वीमा डायमेंशंस की। तो पिछली बार मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, तो बहुत बार बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर वीमा पढ़ना है नहीं पढ़ना, वीमा पढ़ना ही नहीं पढ़ना, क्या हमसे भी वीमा के सवाल पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अपन जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में कुछ ना कुछ भौतिक राशि आएगी, ठीक है, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी की बीमा भी होगी, ठीक है। तो उससे संबंधित बीमा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीमा होती है, इसकी क्या है तो बताओ। कुछ फिजिकल क्वांटिटी बीमा इन भी होती है, ठीक है, यानी कि डायमेंशनल लेस भी होती है, लेकिन बहुत सारी तो जिसमें बीमा होती है तो उसकी बीमा आपसे पूछ ले। तो आप लोगों के सर हमने तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा बीमा वाला। तो बीमा वाला वो टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना है, बीमा कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो याद करना है। बीमा बहुत सिंपल चीज है, डायमेंशंस बहुत ही सिंपल चीज है, आपको कुछ ही याद नहीं रखना। बीमा होती क्या है, सिंपल सी बात वो समझ लो। होता क्या है, बच्चे अधिकतर ऐसे मतलब स्टार्टिंग में रट लेते हैं इसकी बीमा, जैसे बल है M1 L1 T-2, ऐसे खोपड़ी में रख लेते हैं, ठीक है। देखो होता क्या, सिंपल सी बात बताओ, ये होता है मूल मात्रा, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। कितनी होती है, 7 होती है। मास, जिसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, सिंबल केजी। जो लेंथ होती है, लंबाई, जिसको मीटर में मापते हैं, सिंबल एम। समय, टाइम को सेकंड में, सिंबल स्मॉल एस। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, और के। इसी प्रकार विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ये, ठीक है। ये प्रतिपद तीव्रता, यानी या फिर ज्योति तीव्रता बोलो, सेम ही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि कैंडेला, CD, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, मोल, मैटर क्वांटिटी। तो इसका क्या हुआ, मात्रा मोल। ये सारे क्या है, मूल मात्रा के,
सारे क्या है, मूल मात्रा, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7 होती है। तो ये क्या सारे मूल मात्रा, क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अब देखो विमाएं क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशन ये भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में दिखाने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। यानी कि होता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको इन 7 जो ये मूल मात्रक दिए हुए, फंडामेंटल यूनिट दिए हुए, इसकी फॉर्म में शो करना होता है बस। और वो शो करने के लिए जो आप घात लगाते हो, जो पावर लगाते हो, वो होती है डायमेंशन, वो होती है विमा। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इसकी वेग की बात करता हूं। पहले लेता हूं वेग। अब वेग का मतलब क्या हुआ, वेग मतलब हुआ मीटर प्रति सेकंड, दूरी बटा समय। क्या हुआ, दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहां से दूरी देखोगे तो दूरी एक्चुअली में किस में होती है, लंबाई में, लेंथ होती है। दूरी एक टाइप से लेंथ होती है, और समय क्या होता है, टी होता है। समय क्या होता है, टी होता है। समय के लिए क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। तो इसका जो है ये एल और टी, जैसे कि लंबाई और समय दोनों ही क्या है, लंबाई और समय दोनों ही क्या है, मूल राशि है, ठीक है। तो इस मूल राशि को फॉर्म में इसको लिखना है। तो यानी कि इसको आप लिखने जाओगे तो वेग का क्या होगा, जो वेग यानी कि वेलोसिटी, उसको कैसे लिखोगे, L1 T-1। बात समझ गए, ये होगी इसकी विमा, ये होगी डायमेंशन। बाकी जो भी है उनको क्या लिखना, 0 0 घात 0। यानी कि कोई पूछे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें m नहीं है, लेकिन m को शो करने के लिए आप क्या लिखोगे, m0। m यानी कि मास नहीं है, इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो m0 L1 T-1। समझ गए। इसी प्रकार यदि मैं एक्सेलरेशन की बात करता तो ये क्या होता, क्या हो जाता, दूरी बटा समय का स्क्वायर, ऐसा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि टी का स्क्वायर। इस केस में टी की पावर -2 हो जाता है, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। ये देखो m0 L1 T-2, यानी कि अपना काम क्या है, जो भी आपके पास भौतिक राशि है उसको इन 7 भौतिक राशि में शो करना है, ठीक है। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी में आपको शो करना है। अब जैसे फोर्स है, क्या है, फोर्स। अब देखो बात करते हैं फोर्स की, बल, फोर्स, बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण, द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो ये द्रव्यमान है, इसका होता है m, और ये जो त्वरण है इसका क्या होता है, देखो L/T², मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर यानी कि लंबाई, सेकंड यानी कि समय, समय का स्क्वायर। उसका क्या हो जाएगा, m1 L1, इसकी घात ऊपर जाएगी T-2। तो ये फोर्स की विमा क्या होगी, m1 L1 T-2। सिंपल सी बात है। देखिए आपको इन फॉर्म में शो करना, बस इन 7 के अलावा दूसरा इसमें कोई नहीं आएगा, समझ गए। मोस्टली तो ये 3 ही दिखेंगे आपको, जहां कहीं भी विमा देखोगे ना, 3 दिखेंगे अपने, अधिकतर बहुत बार कहीं पे ये तापमान भी आ सकता है, विद्युत धारा, ठीक है। बहुत रेयर केस में कुछ फॉर्मूले पे मोल भी आता है, ये जो कैंडल का आज तक देखने को मिला ही नहीं, ठीक है। ऐसे होता है लेकिन बहुत नहीं आता, कभी आया नहीं सामने में ऐसा कोई फॉर्मूला, ठीक है। बाकी मोस्टली ये इनमें मिलेगा आपको, लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर ताप कभी कभार, विद्युत धारा, ठीक है, फिर पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 के फॉर्म में आपको लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें अगर ये भी होता, मोल भी होता, ठीक है, तो क्या क्या जाता, अगर यहाँ पे कोई मोल मान लो गुणा में मोल आता फॉर्मूले में, तो आप क्या लिखते, मोल, ठीक है, मोल 1। जिस प्रकार m1 L1 T-2, उसी प्रकार मोल के लिए मोल 1, समझ गए। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि ये विद्युत धारा है, ठीक है, एम्पियर है, अगर एम्पियर होता तो उसको आप लिख देते A1, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। ये आपको समझाना होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने अभी तक फिजिक्स में पढ़ा है जड़त्व आघूर्ण, क्या पढ़ा, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप कहोगे सर आपने उसकी विमा ही लिखवाई, मैंने लिखवाई भी नहीं सही, तो कोई जरूरी नहीं है, मैं हर चीज विमा लिखवाना मतलब क्या है, आपको थोड़ी ना याद करवानी कि अरे इस विमा ये याद कर लो, विमा कभी याद नहीं किसी की, विमा तो होता क्या है, सिंपल सी फॉर्म में लिखना होता है। अब जैसे कि जड़त्व आघूर्ण, इसको देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, mr²। जड़त्व आघूर्ण होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mr²। ये होता है m यानी कि क्या होता है, लंबाई, सॉरी m यानी कि मास, मास होता है,
ठीक है, और आर क्या शो करता है, दूरी को, लंबाई को शो करता है, यानी कि एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये m1 l2, और समय तो क्या है, जीरो, समय तो आता ही नहीं, तो m1 l2 t0, m1 l2 t0, क्यों, कहां से हुआ, mr स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, ये होता है। द्रव्यमान के लिए m ले लिया, दूरी के लिए लेंथ ले ली l, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो m1 l2, और समय तो है नहीं, लेकिन क्या होता है कि अपन बहुत बार जब विमा शो करते हैं तो mlt और ml और t इनको तो अपन कम से कम लिखते ही है, तो इसलिए जो नहीं है उसको घात 0 लगा के लिख दो, तो m1 l2 t0, क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें होती है ऐसे, तो आपको कोई भी किसी की भी बीमा याद करने का काम नहीं है, किसी की भी बीमा याद करना, फिर भी आप चाहो रखना चाहो ही तो आप फोर्स से बल की बीमा रख लो, m1 l1 t-2, उससे क्या होता है कि जो अधिकतर फॉर्मूले होते हैं ना वो मतलब बल के आसपास घूमते हैं, फोर्स के अराउंड। तो आपको यदि बल की बीमा पता है, जैसे कि आपसे पूछे कि भाई शक्ति, पावर, शक्ति या जो पावर है उसकी बीमा निकालो, तो शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी कि कार्य करने की दर यानी कि कार्य बटा समय, शक्ति यही होगा, पावर यही तो होगा, कार्य करने की दर, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा समय, टाइम। अब देखो आपको यदि बल की पता है बीमा m1 l1 t-2, तो विस्थापन क्या होता है, लेंथ में होता है, लंबाई में l, और समय फिर से किसमें होगा, t में, तो क्या हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा l2, और ये t ऊपर जाएगा t-3, क्या हो जाएगा m1 l2 और t-3, बात समझ गए। तो ऐसे करना, यानी कि आपको यदि याद रखना है, ये तो एटलीस्ट बल की याद रख लो, ताकि उससे क्या काम आपका जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो आपको फिर बल का भी निकालना पड़ता है, समझ गए, ठीक है ना। ये हो जाएगा, बल का हो जाएगा m1 l1 t-2, विस्थापन के लिए l, लेंथ, समय t, तो l2 हो जाएगा t-3। कुल मिला के काम क्या करना है आपको, कोई भी फार्मूला हो उसको क्या करना है, सरल भाग में तोड़ते जाओ, सरल भाग में तोड़ते आपको इन 7 में लाना है, इन 7 की फॉर्म में लाना है, बस समझ गए, उनको तोड़ते जाओ इन 7 की फॉर्म में लाना है। अब 7 में से मोस्टली 3 ही आपके सामने आएंगे, ठीक है, 3 ये, ठीक है, ये देखो, ये होती है बीमाई डायमेंशंस, बात क्लियर, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन मूव करते हैं अपने रियल टॉपिक सदिश पे, ठीक है। चलिए, ये चीजें जरूरी थी आपको बताना, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की और काम भी किया आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप समझते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए स्केलर क्या होता है, अदिश क्या होता है, तो देखो व्यक्त करने के लिए आंकिक मान तथा मात्रक की आवश्यकता, अर्थात केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी ओनली फॉर नीड आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मात्रक, यूनिट, समझ गए। यानी कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को चाहिए क्या, आंकिक मान तथा मात्रक। तो आंकिक मान तो 5 हो गया, मात्रक क्या हो गया, केजी यानी कि यूनिट, समझ गए। तो फॉर एग्जांपल यदि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कितना है, 5 केजी, ठीक है। यानी कि इसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं भाई, द्रव्यमान है, द्रव्यमान जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने चेक किया इसका मास क्या है, द्रव्यमान तो कुछ होगा, फॉर एग्जांपल x है, तो इसको मैं यहाँ लेके आया, फिर इसका मास चेक किया, वो क्या है, x ही होगा, यहाँ चेक करो, यहाँ भी x होगा। तो यानी कि डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कहीं पे भी कुछ भी करो, ठीक है। आप जो द्रव्यमान है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी चीज, एक पत्थर को ले लो, ठीक है, एक पत्थर को ले लो, आपने तोलने के लिए उसको रखा, सीधा रखा तब भी वेट वही आएगा, उल्टा रखा करके रखो तो भी वेट वही आएगा, यानी कि डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, समझ गए। उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, आप उसको कैसे भी कुछ भी करो हमेशा वही वैल्यू आ रही है। तो यानी कि वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, अदिश राशि। यानी कि
जहां पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। समझ गए? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि 5 kg, द्रव्यमान कितना, फॉर एग्जाम्पल 5 kg, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ आंतरिक मान 5 प्लस क्या होगा, मात्रक यानी यूनिट। इस आंतरिक मान को अपन क्या बोलते हैं, परिमाण भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, तो 5 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो मास है, डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ठीक है, ये अब मूव करते हैं सदिश राशि की तरफ। किस तरफ, सदिश राशि, क्योंकि मेन मुद्दा यही है, सदिश वेक्टर। क्योंकि सारा अपना जो अगले 2 लेक्चर है, 1-2 लेक्चर इस सदिश पे ही घूमने वाले। तो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर में आपको चाहिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेक्टर में परिमाण तथा दिशा दोनों की, यानी कि ये जो परिमाण है क्या होगा, अंकिक मान, अंकिक मान बोलो या फिर परिमाण बोलो, बात एक ही है लगभग। ठीक है, हाँ। तो यानी कि अंकिक मान प्लस दिशा प्लस मात्रक तीनों चाहिए शो करने के लिए। तो अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, बल। ठीक है, बल है, तो बल को मैंने लिखा 5, 5 तो लिखा, 5 के आंकिक मान है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। आई क्या है, उसकी डायरेक्शन है, आई कैप शो करता है उसकी डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप, मैं बताऊंगा आगे सब कुछ। ठीक है, सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है आई कैप। 5 आई कैप न्यूटन, न्यूटन तो क्या मात्रक है, इसकी क्या यूनिट है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू 5 आई न्यूटन। तो यानी कि हुआ क्या, या क्या बल क्या है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने इसको लिखा एफ वेक्टर, क्यों, क्योंकि सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर एक तीर का निशान आएगा, ये शो करता है सदिश को, वेक्टर को शो करता है। 5 आई न्यूटन, 5 क्या है, सेम टू सेम 5 यहाँ भी था, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूटन डेफिनेशन, सॉरी जो मात्रक है, मात्रक न्यूटन यहाँ भी था, यहाँ मात्रक केजी था। यहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या आई है, आई, एक्स्ट्रा चीज क्या है, आई, आई के डायरेक्शन, आई के डायरेक्शन, दिशा, दिशा को शो करता है। समझ गए? तो सदिश में क्या होगा, ऐसे दिशा को शो किया जाएगा। समझ गए? अब इसके आपको सर कि बल सदिश कैसे हुआ, तो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मास की बात की थी, द्रव्यमान की बात की थी, तब मैं समझाया था कि भाई मैं यदि द्रव्यमान को इसको ही दे दी, इसका ही वेट कर, इसको ही मेरे को तोलना है द्रव्यमान, तो मैं ऐसे रखूं तो भी द्रव्यमान उतने आएगा, ऐसे रखूं तो भी द्रव्यमान उतने आएगा, ऐसे रख के तोलूं तो भी द्रव्यमान उतने आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 यदि आप बल की बात करो तो बल को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, ये यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ मेरा डस्टर। अब मेरे को कोई आके ये बोले कि सर मैंने इस डस्टर को 5 न्यूटन का धक्का दिया, समझ गए, या आपने इस डस्टर को 5 न्यूटन का धक्का दिया, फिर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो अब सर क्या समझेंगे भाई, क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। बल को तो दिशा के साथ बताना पड़ेगा। कैसे, अब भाई इसको बहुत सारे मायने हो सकते हैं भाई, तो हो सकता है धक्का ऐसे दिया हो तो दीवार नीचे पकड़ जाएगा, ना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। हो सकता है धक्का इस साइड दिया हो तो इस साइड जाएगा, हो सकता है धक्का इस साइड दिया हो तो इस साइड जाएगा, हो सकता है 5 का धक्का ऊपर दिया हो तो ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे दिया हो तो नीचे जाएगा। लेकिन बहुत सारे मायने निकलते हैं, बहुत सारे मायने, समझ गए, बहुत सारे मायने निकलते हैं इसके। तो यानी कि आप जब बल की बात करो तो डायरेक्शन बताना जरूरी है, कि सर को ये बताना जरूरी है कि सर मैंने इसको 5 न्यूटन धक्का ऊपर की तरफ दिया है ऐसे, तो सर के दिमाग में आया कि हाँ भाई डस्टर अगर यहाँ पे पड़ा है तो वह ऊपर पहुंच जाएगा। समझ गए, ऊपर मतलब बेचारे इसको ऊपर ऊपर मत भेजना, ठीक है, मेरे पास एक ही डस्टर है, इसको भी भेज दिया था। तो अगर ऐसे अगर बोलोगे कि सर मैंने इसको 5 न्यूटन का बल इस साइड लगाया, ठीक है, बोले इस उत्तर दिशा मान लो जो भी है बल, तो उत्तर की तरफ लगाया, तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई डस्टर इस साइड मूव करेगा, इस साइड। यानी कि मेरे को बल की बात करनी है तो मेरे को डायरेक्शन पता होना जरूरी है। समझ गए? अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मैंने उस पर बल लगाया, तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास में 5 किलो शक्कर है, मेरे पास में 5 किलो शक्कर है, हमारे सिरोही की भाषा में बोलते हैं खोड़े, आप क्या बोलते हो बता देना, ठीक है। तो
5 किलो शक्कर है, तो बस जानकारी सफिशिएंट है ना, और कुछ चाहिए? 5 किलो शक्कर कैसा है, ठीक है, 5 किलो मतलब 5 किलो, ठीक है। अब वो मीठी खारी जो भी हो, जैसा भी हो, कोई शक्कर ज़्यादा मीठी हो सकती है, यही तो हो सकता है उसमें वेरिएशन, बाकी तो क्या करोगे वेरिएशन, बाकी द्रव्यमान के सब्सटेंस का तो कोई और जानकारी चाहिए नहीं ना। 5 किलो बोलते मतलब 5 किलो फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई आपको कोई और कोई जानकारी चाहिए नहीं, आप समझ गए कि हाँ ये 5 किलो चाहिए। लेकिन ऐसा ही अगर फोर्स के लिए बोले कि सर 5 न्यूटन फोर्स, तो उसमें ये बताना जरूरी है कि वो 5 न्यूटन फोर्स किस साइड लगाए, कहाँ लगाए, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। इसीलिए बल क्या है आपकी, बल क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि इसके एग्जांपल देखोगे तो क्या है, विस्थापन है, वेग है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग यानी कि वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, बल आगमन यानी कि टॉर्क। अब जैसे कि विस्थापन की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये है, अब मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, मेरे को ऊपर से मिला ऑर्डर, कहीं से भी कुछ भी पड़ रहा है कि आपको 5 मीटर का क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लेना है, 5 मीटर का विस्थापन लेना है, तो किस साइड विस्थापन लोगे यार, भाई विस्थापन का बोला है ना, तो विस्थापन किस साइड लोगे? अगर आपको कोई बोले कि आपको 5 मीटर की दूरी तय करना है, वो तो आपकी इच्छा, आप 5 मीटर गोल घूमो, 5 मीटर ऐसे जाओ, 5 मीटर दूरी तय करना है, बस दूरी मतलब आपको कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, दूरी मतलब कहीं भी करो 5 मीटर आपको पूरा करना है। लेकिन विस्थापन में डायरेक्शन जरूरी होती है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन यानी कितना विस्थापित हुआ, कितना वो खिसका, कितना खिसका, तो आपको ये पता होना जरूरी है किस साइड खिसकना है, 5 मीटर इस साइड खिसकना है, 5 मीटर ऊपर खिसकना है, 5 मीटर इस साइड या इस साइड, समझ गए? तो जब भी आप सदिश क्वांटिटी की बात करते हो, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो, तो आपको पता होना जरूरी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, समझ गए? बात क्लियर? तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके लिए समझ गए, उनके एग्जाम्पल आप देख लिए होंगे, ठीक है। ये होते हैं सदिश, ये सदिश के एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल होते हैं आगे, जब भी आएंगे कुछ ना कुछ राशि में तो मैं बताता रहूंगा। अब देखो एक चीज, ये राशियां सदिश नियमों का पालन करती है, अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा सदिश नियम के अनुसार ही होता है। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, वो क्या करती है, सदिश नियमों का पालन करती है। यानी कि वेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं, उन वेक्टर रूल्स को ये फॉलो करती है। यदि आपको इनको जोड़ना है, ऐड करना है, घटाना है, ठीक है, इनका गुणा करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो सारी चीजें वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, समझ गए? आप सिंपल गुणा नहीं कर सकते, आप सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, समझ गए? हाँ, तो वेक्टर रूल लगेगा इसमें, किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में। जब भी आप इनको जोड़ोगे, घटाओगे या गुणा करोगे, तो ये क्या करेगी, सदिश नियमों का पालन करेगी। अगर सदिश नियमों का पालन नहीं कर रहे तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, समझते हैं आज की आखिरी स्लाइड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं विद्युत धारा की। आप में से अधिकतर लोगों को डाउट है सर विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सदिश है या अदिश है, ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है। तो एक्चुअली देखो, पहले तो मैं आपको बताया हमने क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। इसके लिए जो आंकिक मान होता है तथा जो डायरेक्शन होती है, दोनों ही होते हैं उसमें, ठीक है, परंतु फिर भी यह अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। हालांकि आप देखोगे तो जो धारा है, धारा की दिशा अपन बताते हैं कि धारा किस साइड बह रही है, और धारा बहने की विपरीत दिशा में क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये अपन जानते हैं, ठीक है। धारा अपने आप क्या करती है, जो करंट है वो क्या करती है, डायरेक्शन को शो करती है, लेकिन फिर भी ये जो करंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। कारण ये है कि मैंने आपको लिखवाया था कि अदिश राशि वही होगी, सॉरी सदिश राशि वही होगी, वेक्टर क्वांटिटी वही होगी जो वेक्टर नियमों का फॉलो करे, ठीक है, जो वेक्टर के जो रूल्स है उनको फॉलो करे। अब ये जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, यह स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, क्यों? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती। अब भी वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इनको जोड़ना है, ठीक है, तो सदिश योग होता है, वेक्टर सम। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वेक्टर सम नहीं होता, उसका होता है अलजेब्रिक सम, यानी कि बीजगणितीय योग होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो ये बीजगणितीय योग को फॉलो करते, तो बीजगणितीय योग तो किसका होता है, स्केलर का होता है, किसका होता है, अदिश का होता है, ठीक है। जब भी जो सदिश होते हैं उनके लिए तो क्या होता है,
सदिश योग होता है, समझ गए, वेक्टर सम होता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, ध्यान रखना विद्युत धारा क्या है, अदिश है, खोपड़ी में बिठा लेना, हाँ विद्युत धारा अदिश है। ये आपको ही नहीं, इवन ये पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि मुझे कैसे पता कि मेरे भाई ने कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, मेरे को पेपर दिखा रहा था एक दिन, तो उसने बताया ये सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब देख लो चीजें कितनी कैसे कैसे पूछ लेते हैं। इवन लोग साइंस पूरी कर लेते हैं, ठीक है, साइंस मैथ होती है, वो 12th पास कर लेते हैं, फिर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली में विद्युत धारा क्या है, अदिश है सदिश है, वेक्टर है स्केलर है। अब वही सवाल कांस्टेबल वालों को पूछ लिया, यानी कि अब देख लो उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है वेक्टर वेक्टर इतना, ठीक है, फिर भी पूछ लिया। तो नॉलेज होना जरूरी है चीजों का। तो विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि। और ये आपको सवाल भले ही फिजिक्स में ना आए, ठीक है, क्योंकि आप विद्युत धारा टॉपिक भी है फिजिक्स में, तो आ भी सकता है, लेकिन भले उसमें नहीं आए तो जनरल साइंस में पूछा सकता है, समझ गए। तो ऐसे सवाल ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्पेशली आपको मेंशन करके बताया विद्युत धारा क्या होती है, अदिश है, विद्युत धारा क्या है, स्केलर है। कारण क्या है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। भले इसमें दिशा अपन शो करते हैं, ठीक है, जो करंट है उसकी डायरेक्शन अपन शो करते हैं, करंट इस साइड बह रहा है, इस साइड बह रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या स्केलर है, क्यों, क्योंकि ये सदिश नियमों को फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता। ये तो हो गया स्पेशल एग्जांपल ऑफ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल। अब एक क्वांटिटी आती है टेंसर क्वांटिटीज। थोड़ा दिमाग को खुला रखना, खोपड़ी को खुला रखना, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी एक नई चीज है, ठीक है। हालांकि आप में से बहुतों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, हो सकता है आप अपने जो देख रहे हैं क्लास उसमें से 50% ने पढ़ा होगा, 50% ने नहीं पढ़ा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी वो होती है ना तो होती है अदिश और ना ही सदिश, समझ गए, जिसको आप ना तो बोल सकते हैं अदिश बोल सकते हो, ना ही सदिश बोल सकते हैं, बीच वाली चीज है, मतलब क्या है, बीच वाला मामला है, ठीक है। ना तो आप अदिश बोल सकते हो, ना ही बोल सकते हो सदिश, यानी कि नाइटर वेक्टर नॉर स्केलर, यानी कि इनको आप ना तो अदिश बोलोगे, ना ही क्या बोलोगे, सदिश बोलोगे, अदिश भी नहीं बोलोगे, सदिश भी नहीं बोलोगे, ठीक। लेकिन अपनी सुविधा अनुसार इनको कहीं पे भी कुछ भी बोला सकता है, समझ गए, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल भी जो मैं आपको समझाऊंगा, इनको सुविधा अनुसार कहीं में भी कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली टेंसर क्वांटिटी ना तो अदिश ना ही सदिश। अब होता क्या है, इन राशियों की स्वयं की कोई दिशा नहीं होती। ये जो राशियां होती है इनकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई सेल्फ डायरेक्शन नहीं होती, परंतु इनकी जो वैल्यू होती है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग आते हैं, अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग आते हैं। अब एक एग्जाम्पल है बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल, स्ट्रेस। चलो ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना, जड़त्व। जड़त्व ये लेते हैं क्योंकि ये अपने जड़त्व पढ़ा भी है, और मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था कि जड़त्व क्या है, अदिश राशि। मैंने वो क्यों लिखवाया था, और यहाँ पे मैं इसको इस टेंसर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में क्यों बता रहा हूँ, दोनों चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, एक्चुअली अगर जड़त्व की बात करो तो जड़त्व कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं आपको इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछूंगा तो इसी डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग आएगा, और इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग आएगा, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग आएगा। बात क्लियर? तो यानी यदि एक्सिस चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, एक्सिस चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी कि इन राशियों की स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, इन राशियों की सेल्फ की स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन अपन किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो सबसे महत्व होता है। अगर आप जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो चीज को चेंज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, समझ गए। चीज यही है, मास यही है, मास का टुकड़ा यही है, द्रव्यमान का टुकड़ा यही है, लेकिन इसका यदि इस अक्ष के सापेक्ष अलग आएगा, इस अक्ष के सापेक्ष अलग आएगा, इस अक्ष के सापेक्ष अलग आएगा, ठीक है, बात को समझना। तो इन राशियों की स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, परंतु परिणाम भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि जो जड़त्व गुण है वो अलग अलग अक्ष के लिए अलग अलग अपने को मिलेगा। तो अब आप कहोगे सर आपने तो स्केलर लिखवाया, जबकि होती तो क्या क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी होती है। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि पहली बात, आपको एग्जाम में कभी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जड़त्व गुण क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, पूछा ही नहीं जाएगा।
अगर पूछा जाएगा तो आपको वहां पर ये टेंसर वाला ऑप्शन पक्का दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जड़त्व को सदिश तो नहीं होता, आपको पता है, सदिश है नहीं, लेकिन आप इसको अदिश बोल सकते हो। अदिश बोलना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में बात करते हो ना, एक अक्ष से, क्योंकि मान लो मेरे को अक्ष चेंज नहीं करनी, मैं तो जड़त्व गुण इसी अक्ष के रेस्पेक्ट में निकालना है मेरे को तो दूसरी अक्ष ध्यान ही नहीं है, मेरे को तो दूसरी अक्ष पता ही नहीं है, बस मेरे लिए एक ही अक्ष है। तो मेरे लिए ये जड़त्व गुण क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर क्वांटिटी है। और आपको इस जड़त्व आगुण को एक्चुअली जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि जड़त्व आगुण पूरे जो रूल किसका फॉलो करती है? स्केलर का। जड़त्व आगुण में क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है, सदिश योग नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जड़त्व आगुण फॉलो किसको करता है? पूरा स्केलर को। तो इसको अदिश बोलना एक तरीके से गलत नहीं है, समझने के लिए अध्ययन के हिसाब से आप अदिश बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आपको ऐसा बोला जाए कि आपको अदिश और ये टेंसर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो उस कंडीशन में आप किसको चूज करोगे? टेंसर को चूज करोगे। और यदि आपको ये नहीं हुआ है कि ये क्या है, अदिश है या सदिश है, तो आप इसको बोलोगे अदिश। समझ गए? आपके पास यदि दो ऑप्शन है कि अदिश और सदिश, तो आप इसको बोलोगे अदिश। समझ गए? और यदि आपको ये बोला जाए कि आपके पास तीन ऑप्शन है, अदिश, सदिश और टेंसर, तो आप किसको चूज करोगे? टेंसर। समझ गए? क्योंकि जड़त्व आगुण फिक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में क्या है? अदिश है। जबकि आप एक्सेस चेंज कर रहे हो, अलग अलग एक्सेस काम में ले रहे हो, तब उस कंडीशन में वो जड़त्व आगुण क्या हो जाएगा? टेंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अध्ययन के हिसाब से अपन जो जड़त्व आगुण पढ़ेंगे सारा, जो अपन जैसे कि अपने जब बल आगुण वगैरह पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली में बल आगुण ये तो होगा, ठीक है, टाउ आई और अल्फा, ये तो होगा सेम एफ इक्वल टू एम ए की तरह, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये अपन फिक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए ये बिहेव कर रहा है ओनली फॉर स्केलर की तरह, अदिश की तरह, ठीक है, ध्यान रखना। खैर ज्यादा मैं आपको घुमाना नहीं चाहता, ठीक है, थोड़ा बहुत घूम जाओगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो जड़त्व आगुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्चुअली में एग्जैक्टली आपको पूछा जाए कि एग्जैक्टली बताओ, ठीक है। तो ये टेंसर क्वांटिटी होता है, यदि ऑप्शन में यदि टेंसर क्वांटिटी है तो टेंसर क्वांटिटी ही ठीक करना है। समझ गए? बाकी अपन जब कैलकुलेशन करते हैं, जब चीजें समझते हैं, जब अपन ये टॉर्क पढ़ेंगे, तो वहां अपन इसको एज ए अदिश लेके ही काम करने वाले आगे, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। फिर आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे तो इसको टेंसर में लिखवाया, वहां पे आपने स्केलर में लिख दिया, ठीक है। तो आप कहीं पे भी सर्च करके पता कर लेना, मैं जो बताया हूं उससे बात कोई चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर से बता रहा हूं, फिक्स एक्सेस मतलब आप इसको अदिश मान सकते हो, अदिश की तरह अध्ययन में काम में ले सकते हो। जब भी आप एज ए कैलकुलेशन या फिर इसका अध्ययन करो, ठीक है, इसको समझो, तो आप फिक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में बात करते हो, तो उस टाइम में इसको क्या मान सकते हो? स्केलर मान के चल सकते हो, ठीक है। समझ गए? बात क्लियर है? तो ये होता है टेंसर। हालांकि मैं चाहता तो इस टेंसर को स्किप भी कर सकता था, ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ाता, सीधा सा मैं किसी दूसरे मतलब इस वेक्टर में ही टॉपिक पे आगे बढ़ सकता, लेकिन चीजें बताना जरूरी है, ठीक है। आपको हर एक चीज पता होनी जरूरी है। समझ गए? ठीक है, तो बात समझ गई, जड़त्व आगुण का मैटर भी, ठीक है। चलिए, तो जहां पर भी आपको दिख जाए कि टेंसर, तो टेंसर टिक करना होगी, टेंसर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मूव करेंगे फिर सारे जो इस रूल्स है कि भी सदिश योग वगैरह क्या चीजें होती है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए, वहाँ उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ चीजें, उनके मापांक क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह, उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी, और मतलब कुछ इस क्लास में अगर कमी रही हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो आप जरूर शेयर करें, फीडबैक दे। मैं क्योंकि मैंने शायद इस क्लास को फास्ट भी बहुत लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं किया, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे तो आपने पहले के थोड़े बहुत पढ़े हुए, आपको आइडिया है, तो उनको बस एक बार रिवाइज करवाना था, एक बार आपको आइडिया देना था कि मतलब अच्छा क्या हो रहा है, पहले क्या था। अगर आपको पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो इसमें कोई लोड लेने की बात नहीं है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देख लेना क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।